ऑलराइट, तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज स्ट्रेट लाइन का रिवीजन कर रहे हैं एंड वी विल होपफुली complete this straight line today itself. So you have this question: find the area of quadrilateral formed by the lines these. आपके पास 4 लाइंस हैं दे रखी हैं आपको। अब आपको क्लियरली यू कैन सी दैट इसमें से पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आपको दिख जाएगा, है ना। तो द मोमेंट यू सी दिस पेयर ऑफ लाइन आपको फॉर्मूला पता है, पर आप एट द सेम टाइम, हमने ये डिस्कस किया था, जब भी आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको लाइंस को किस फॉर्म में बदलना है? रिमेंबर दैट y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में आप बदलेंगे, तब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए जी, बदल डालिए इसको। तो पहली लाइन, राइट, ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x माइनस, तो इसको क्या लिखा जाए? So this line will become y equal to 3/4 plus 1/4. This is line number 1. What will second line look like? Of course, ये दोनों तो सेम ही होंगे इसमें, है ना। y equal to 3/4 plus 1/2. We will have, and then we can have this third line as equal to y is equal to x plus 2 plus 3/2, and we have y equal to x by 2 plus 7/2. This is our equation number 4. तो अब आपको मिल गया, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज M1, दिस इज M2। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। पैरेललोग्राम क्लियरली दिख रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एंड दैट विल गिव यू mod of C1 minus C2 into D1 minus D2 over M1 minus M2। करिए जी अप्लाई और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। चलिए जी शुरू करते हैं। C1 माइनस C2, 1/4 minus 1/2 into 3/2 minus 7/2 divided by 3/4। यहाँ पे x और लिखना है हमको, है ना भाई, और minus 1/2. This is what we have to calculate. चलिए जी, अब आ गया आप लोगों का, बताएं। चलिए, आई एज्यूम कि तो आप सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट आंसर 2 which most of you have already got. तो चलिए जी नेक्स्ट चीज पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक और डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द लाइन। और लिखा क्या हुआ? x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपको किसी पॉइंट x1 y1, आपको कोई फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से r डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट लिखना है, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा की हेल्प से बनेगी।
or where theta is the inclination of this line and theta is fixed. What is varying here is your r, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो सकती है तो इसलिए r वेरी कर रहा है, थीटा फिक्स्ड है और ये पॉइंट भी फिक्स्ड है x1 y1। इस कॉन्सेप्ट का काफी यूज होता है, कई बार बड़े अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर मिलते हैं आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन पे निगाह मारी जाए जी। ये है आपके पास एक क्वेश्चन, अ लाइन पासिंग थ्रू a -5 -4 meet the line x plus 3y plus 2 equal to 0। 3 लाइंस पे मिल रहा है ये, किन पॉइंट पे, बी सी डी, और एक ये कंडीशन दे रखी है एंड नाउ इट इज आस्किंग यू टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। थोड़ा सा एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है हमसे। आपके पास एक पॉइंट है -5, -4, ये यहां से एक लाइन पास होती है। लेट्स से ये हमारे पास एक लाइन है जो इस -5, -4 से पास हो रही है। ये 3 अलग अलग लाइंस को बी सी डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन एक और है, एक ये है, लेट्स से एक ये है। तो ये इसको बोल दिया भाई बी पॉइंट, इसको बोल दिया, सॉरी यहां पे बी होना चाहिए, यहां पे सी और यहां पे डी, और ये पॉइंट है हमारा ए। ये 3 अलग अलग लाइंस की इक्वेशन है और ये जो बीच वाली लाइन है ये आपकी हमें ढूंढनी है। तो ये पहली लाइन 1, इनको नाम दे देते हैं, ये हो गई हमारी 2, ये हो गई हमारी 3। सो दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2 एंड दिस इज लाइन 3। अब आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा। देखिए हमने क्या लिखा हुआ है यहां पे, x1 प्लस r cos थीटा, राइट। तो यहां पे r क्या हुआ हमारे पास, पहले केस में अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये ए बी है। अगर मैं इस पॉइंट के बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करूं तो वो ए बी है हमारे पास r, x1 y1 तो हमारे ये है -5 -4, ये हमारे x1 y1 हो गए। और थीटा ऑफ कोर्स हम ये मान रहे हैं कि भाई ये जो लाइन है उसका जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है। तो हमारे इस पॉइंट बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट -5 प्लस ए बी कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं इसका, -4 ए बी साइन थीटा। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें करना क्या है, ये पॉइंट बी जो है इस लाइन 1 पे लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वहां पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लाइन है हमारे पास x प्लस 3y प्लस 2, तो यहां पे -5 प्लस ए बी कॉस थीटा प्लस 3, दैट मीन्स दिस विल बिकम नेगेटिव। चलिए ऐसे लिख देते हैं, -12 ए बी साइन थीटा। सर वो -4 प्लस ए बी साइन थीटा नहीं होना चाहिए। पॉइंट -4 है ना बेटे, यहां पे तो ये देखो ये प्लस है, ये प्लस लगा ही दिया। हमारे को तो इस पॉइंट के सब्स्टिट्यूट करने y की जगह, ये y है एक तरीके से सोचो और ये x है। सर y इज इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा था ना, तो r ए बी है तो -4 प्लस ए बी प्लस ए बी साइन साइन थीटा। थीटा, यस ऑफ कोर्स, +4, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 4
हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ जस्ट इसको ठीक कर देते हैं एक बार। दिस इज 3 and -4 plus AB sin theta and +2 equal to 0. This is the situation. अब जरा इसको सॉल्व करके आप ये जो पहला वाला पार्ट है ना 15 over AB, कैन वी सी दैट दिस इज कमिंग? ठीक है, यहां पे आपके पास 15 ओवर, अगर इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 15 ओवर ए बी, इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी आपके पास cos थीटा +3 sin थीटा। कहां से आ रही है? इस जगह से आ रही है, जब आपने इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। अब बिल्कुल ऐसे ही हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अब सी के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा? अब आर जो है वो ए सी हो जाएगा हमारे पास, तो -5 प्लस ए सी कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -4 प्लस ए सी साइन थीटा। ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको। इसको हम, ये सी जो है लाइन 2 पे लाई करता है, तो इसके अंदर x माइनस वाई -5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। चलिए बताइए फिर, और वहां से हम 10 ओवर ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आई बताएं? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए सी, सॉरी ना, 10 ओवर ए सी है ना हमारे पास। सर एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए। हाँ एक सेकेंड, हाँ मैं बस ये वैल्यू लिख दूं। 10 ओवर ए सी would be equal to 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये है आपके पास क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। तो 10 ओवर ए सी इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा आ गया आप लोगों का। और बिल्कुल ऐसे ही आपके पास 6 ओवर ए डी आ जाएगा। 6 ओवर ए डी वुड बी cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपके पास ये जो कंडीशन दे रखी है, यहां पे आप इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि इन सब का स्क्वायर हमको लिखना है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी भाई, 4 cos, मैं आपके लिए, क्योंकि आप लोग काफी लोग कर चुके हो, आई एम जस्ट हरिंग अप, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0। इसको हम cos स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास, मैं अभी आगे सीधे सीधे लिख देता हूं क्योंकि नाउ यू कैन डू इट, 10 थीटा you will get as -2/3। 10 थीटा मतलब आपके पास m आ गया, और आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास m आ गया जो लाइन हम ढूंढ रहे हैं उसका, और तो आपके पास लाइन क्या हो जाएगी? y + 4 =
2/3 x plus 5. This will be your final answer. बात करें पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। अब कैसे देखेंगे हम? हमारे पास कोई लाइन है, हमारे पास कोई पॉइंट है। अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये पॉइंट इसके ऊपर है या नीचे है। तो करना क्या, हम किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है x1 y1, और मान लीजिए हमारे पास दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो हम ये देखेंगे कि भाई x1 y1 और x2 y2 लाइन के एक दूसरे अब अपोजिट साइड में है या सेम साइड में है, और वहां से हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक। तो अगर पॉइंट्स सेम साइड में हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, ax1 प्लस by1 प्लस सी इंटू ax2 प्लस by2 प्लस सी ग्रेटर देन 0। और ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि जब हम इसको पॉइंट को इसमें वैल्यू रखेंगे या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, और अगर ये पॉइंट भी सेम साइड में हुआ तो उसकी वैल्यू भी वही आएगी। तो या नेगेटिव भी आएंगी तो सेम वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव। तो ये होगा। और अगर सेम साइड में होगा, अपोजिट साइड में हो जाएगा, तो उनके वैल्यूज जो है डिफरेंट आएंगी, इसके साइंस डिफरेंट होंगे, तो उस केस में हम लेस देन 0 कर देंगे उसको। तो अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, जरा सा इसको समझने की कोशिश करिए एक बार। हमें दो लाइंस दे रखी हैं और एक पॉइंट दे रखा है, तो हमें क्या करें, हम दोनों लाइंस को जो है जरा सा बना देते हैं भाई। एक ये लाइन है लेट्स से, और एक ये लाइन है। अब ये लाइन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गई, तो ये लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये लाइन हो गई हमारे पास 4x प्लस 4y माइनस 3। वो आप इंटरसेप्ट निकाल के देख सकते हैं कि ये वाली लाइन बाहर ही होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये पॉइंट है ए स्क्वायर, लेट्स से, क्योंकि ये पॉइंट कहता है कि इन दोनों के बीच में है, तो मान लीजिए यह पॉइंट यहां पे बैठा हुआ है, ए एंड ए स्क्वायर। और अब हमें दूसरा पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करें, ओरिजिन देख लेते हैं भाई, सबसे बढ़िया पॉइंट तो वही है। अब ये है हमारी लाइन। एक लाइन के लिए क्या हो रहा है कि भाई ओरिजिन, और इस फर्स्ट लाइन के लिए अगर हम इसको बात करें तो इसके लिए हमारा ओरिजिन और ये पॉइंट ए दोनों अपोजिट साइड में है, और दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट में हम देखें तो ये दोनों एक साइड में है। तो हम अपनी कंडीशन लगा लेते हैं, सेम साइड में है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, ये लाइन की वैल्यू, लाइन के अंदर पॉइंट की वैल्यू रखी, और फिर 0 0 की वैल्यू रखी, तो 0 प्लस 0 माइनस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड इस लाइन के लिए ये दोनों ओ और ए अपोजिट साइड में है इस लाइन के, तब हमारे पास डिफरेंट आ जाएगा। तो 4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 3 शुड बी लेस देन 0। अब आपके पास दो कंडीशंस हैं, यहां से आप एक ही रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा बताइए क्या हो रहा है। तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो हमारे पास ये आ गया -2, उधर भेजा तो नेगेटिव साइन, तो ये हो गया a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन 0। इसको जरा ब्रेक कर लें, ए स्क्वायर प्लस ए हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 लेस देन 0, और जब लेस देन 0 है तो स्मॉलर रूट टू लार्जर रूट हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। तो a बिलोंग्स टू -2 to 1। ये एक कंडीशन आ गई हमारे पास। दूसरी कंडीशन हम यहां से निकाल लेते हैं, ये -3 उधर गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 ग्रेटर देन 0।
इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2a माइनस 1, 2a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन होता है तो माइनस इंफिनिटी टू स्मॉलर रूट यूनियन लार्जर रूट टू इंफिनिटी। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई ए की। यहां से हम अपना इंटरसेक्शन ले लेते हैं इसका। तो क्या आएगा भाई, जरा बताएं फटाफट। चलिए जी, नंबर लाइन पे चलते हैं, देखें क्या हो रहा है। माइनस इंफिनिटी से -3/2। यहाँ पे हमारा -3/2, यहाँ पे हमारा या इन और ये नहीं सर, गलत बताया, एक मिनट। एंड देन वी हैव हाफ एंड देन वी हैव 1। एक आपके पास ये है और एक आपके पास क्या आएगा भाई। अब तो नंबर लाइन पे डाल दिए फटाफट। आपके पास आ गया जी, a बिलोंग्स टू -2 टू -3/2 यूनियन 1/2 टू 1, राइट। ये आ गया। जरा देखें कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या होती है ना। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी का मतलब कोई तीन लाइन किसी एक पॉइंट से पास होती हैं तब कैसे उसको देखते हैं ना। दो वेज हैं आपके पास। एक तो ये है कि भाई आप डिटर्मिनेंट को, कोफिशिएंट्स की जो डिटर्मिनेंट है उसको उठा के 0 कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो 0 हो गया तो लाइन जो है कंकरेंट है। दूसरा तरीका ये है कि आप दो लाइंस को सॉल्व करो, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर थर्ड लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंकरेंट है, अदरवाइज नहीं है। अब आपको चूज करना है, दैट डिपेंड्स कि किस टाइप की आपको कंडीशन मिल रही है, वहीं पे उसी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। तो आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको दे रखा है कि ये तीन लाइन जो है कंकरेंट हैं, तो आपको लैम्डा की रेंज बतानी है कि लैम्डा की किस रेंज में ये तीनों लाइन जो है कंकरेंट है। और फिर सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है कि अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 है तो जनरल सॉल्यूशन फॉर अल्फा क्या होगा। वेरी सिंपली हम जरा इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट्स का लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा -1 sin alpha minus cos alpha. We have this determinant and this is equal to 0 because these are already given concurrent. अब इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत है जी। तो क्या किया जाए, लेमडा इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा minus sin alpha. So we have minus cos alpha plus sin alpha plus cos alpha into sin alpha plus cos alpha, and this is equal to 0. तो बताइए जी क्या हो रहा है। ये यहां से माइनस कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया आपके पास 1, तो ये हो गया माइनस लैम्डा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा and minus sine square alpha, and this is again sine alpha cos alpha and plus cos square alpha, and that is equal to 0. ओके जी, यहाँ पे आ गया साइन अल्फा एंड साइन अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस cos square alpha minus sin square alpha equal to lambda. 2 sin alpha cos alpha is the sin 2 alpha
and this becomes cos 2 alpha equal to lambda. तो lambda की रेंज a cos थीटा प्लस b sin थीटा क्या बनेगी? lambda belongs to प्लस माइनस √1, तो ये आ जाएगा -√2 से √2 तक, क्लोज इंटरवल ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद अब इसने नेक्स्ट पार्ट पूछा है कि भाई इफ लैम्डा इक्वल टू 1, तब हमें अल्फा का बताना है कि भाई अल्फा क्या होगा, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो गया तो हमारे पास ये सिचुएशन आ रखी है, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। अब क्या करें, 1/√2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। ये सिचुएशन आ गई, इसको क्या लिख दिया जाए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी बन गया एक तरीके से, ठीक है, लिख सकते हैं। यस सर। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस π/4 इक्वल टू कॉस ऑफ π/4, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 अल्फा माइनस π/4 इक्वल टू π/4, और रादर इसको हम अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो फिर हम इसको क्या लिख देना चाहिए हमें, 2n प्लस माइनस π/4, है ना, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है तो 2n प्लस माइनस π/4 आ जाएगी आपके पास अल्फा की वैल्यू, ठीक है जी। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, π/2, 2 अल्फा इक्वल टू 2n, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो 2n प्लस π/2 और 2n दो आ गई आपके पास, और अल्फा की वैल्यू अब आप यहां से लिख सकते हो इजीली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ लाइंस का, मतलब ये इतना है कि ये आपको सर्किल में भी मिल जाएगा, है ना, ये आपको पैराबोला भी मिल जाएगा, सब जगह यूज हो रहा होगा, मतलब पूरे कोनिक में भी ये यूज हो रहा होगा, फैमिली ऑफ लाइन। अब फैमिली ऑफ लाइन होता क्या है, ठीक है भाई, दो तरीके की आपके पास सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो है फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन। फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन का मतलब होगा कि बहुत सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है जी, ये आपके पास फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस हो गई। और एक हो गया फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया कि बहुत सारी एक दूसरे के पैरेलल लाइंस आपके पास हैं जी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं ये, ऐसे ये कंकरेंट लाइन भी इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, दोनों में डिफरेंस ये है कि फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस में अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्लोप इज डिफरेंट, और यहां पे क्या है, स्लोप इज सेम। स्लोप इज सेम और चेंज क्या हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट टर्म में चेंज हो रहा होगा, तभी अलग अलग लाइन मिल रही है आपको। बोलिए ये बात क्लियर है कि नहीं है। अब आपको कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन x-1 प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0 ऑलवेज पासेस थ्रू, ठीक है। अब इसको देखो जाए तो यहां पे अब आप देखो, यहां पे लैम्डा अगर मैं चेंज करूंगा तो y का कोफिशिएंट चेंज होता चला जाएगा, और अगर y का कोफिशिएंट चेंज होता चला जाएगा तो इसका मतलब स्लोप चेंज होते चले जाएंगे, और अगर स्लोप चेंज होते चले जाएंगे तो ये आपको फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन मिलेगा, राइट, फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे
हम इसको कैसे देख सकते हैं भाई, लैम्डा का कोफिशिएंट है उसको 0 रख दो, y इक्वल टू 0 रख दो और इसको 0 रख दो, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये जो सारी की सारी लाइन है वो 1,0 से पास हो रही होंगी, जितनी भी लाइन है। तो ये इनफाइनाइट लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 1,0 होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना, और मैं अभी आपको ये लग रहा है कि ये बहुत आसान सी चीज है, लेकिन ये जब क्वेश्चंस के साथ बीच में आएगी ना, तब आपको इसकी यूटिलिटी जो है बहुत समझ में आएगी कि हाँ भाई इसका पर्पस क्या था। तो बिल्कुल एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं फिर, है ना ये, फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन x-2 लैम्डा y-1 इक्वल टू 0 ऑलवेज पासेस थ्रू। जल्दी से बता दो फिर क्या होगा इसका आंसर। अरे बहुत बहुत सिंपल सी बात है, लैम्डा के कोफिशिएंट को 0 रखो तो y-1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1, और इसको 0 रखो तो x इक्वल टू 2, यानी कि पॉइंट हो गया 2,1। अब इसी में कुछ और चीजें जो ऐड होती हैं वो क्या है कि टाइप 1 का इसको टाइप 1 बोल दिया, चलो क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल, यानी कि अगर आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है तो ऐसी लाइन जो हमेशा इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे, L1 प्लस लैम्डा L2 या L2 प्लस लैम्डा L1 इक्वल टू 0 फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू R। तो इस तरीके से हम इसको बड़ी आराम से लिख सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आती होगी आप लोगों को, है ना। तो मान अगर मैं सिंपली एग्जांपल दूं, तो अगर मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 एक लाइन है और एक 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 लाइन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, जल्दी से बता दो मेरे को। बिल्कुल, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है 3,0, थ्री ठीक है। कॉमा जीरो अब मैं अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, मैंने जैसे कि कहा कि आपको x प्लस वाई -3 प्लस 2x-y-6, अब लैम्डा को कुछ वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 दे दी। तो अब बताइए ये क्या इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, बोलो 3,0 से ये सेटिस्फाई हो रही है। हो रही है, क्योंकि भाई बड़ा सिंपल सी बात है, आप 3,0 जब इस लाइन में रखोगे तो ये 0 देगा, ऐसी जब इसके अंदर रखोगे तो ये भी 0 देगा। लैम्डा होता रहे कुछ भी, 2, 3, 20, 200, 2,000 वोट एवर, तो क्या होगा, ये लाइन सेटिस्फाई होगी ही होगी। और ये आपको इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गया, आई एम श्योर। तो चलिए जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, फाइंड इक्वेशन, मतलब छोटा सा क्या, 4 पार्ट वाला क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 0। क्या करें बताइए जल्दी से। सबसे पहले तो क्या किया जाए, इसको अगर हम अपने फंडे से लगाना की कोशिश करें तो फैमिली ऑफ लाइन लिख सकते हैं अपन। तो फैमिली ऑफ लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने फैमिली ऑफ लाइन लिख ली। और अब ये कह रहा है कि ये लाइन जो है पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू 0 है, लाइन y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सेस के पैरेलल है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा भाई। तो इसका स्लोप लिख लें फिर, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। क्या होगा जी, कोफिशिएंट ऑफ x 3 प्लस लेमडा और माइनस ऑफ 3 प्लस लेमडा, और कोफिशिएंट ऑफ y -4 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये गया इधर 0, दैट मीन्स लेमडा इक्वल टू -3 आ गया जी। ठीक है, अच्छा, लैम्डा इज इक्वल टू -3 अगर मैं यहां पे रख दूं तो मेरी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आ जाएगी, देख लोगे अब ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ। अगला पार्ट ये कह रहा है, इसी सेम क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ये कंडीशन तब बताओ कि भाई जब पैरेलल टू लाइन x इक्वल टू 7 होगा। ऑल राइट, लाइन x इक्वल टू 7,
लाइन x इक्वल टू 7, अगर मैं x एक्सेस पे चले जाऊं तो x इक्वल टू 7, यानी कि ये डिस्टेंस जो है 7 है ना। ये मेरी लाइन x इक्वल टू 7 के पैरेलल है ये लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप इंफिनिटी होगा, है ना। तो यानी कि ये जो चीज है इसको मैं 1/0 के इक्वल कर दूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 4 आ जाएगा भाई। देखिए ये बात क्लियर हुई आप लोगों को कि नहीं हुई। अब जरा ये पार्ट करें। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। सोचिए जी जरा क्या हो सकता है ये कहानी। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट किसी ने निकाला था, ये बताइए मुझे जरा। यस सर, -2, 0। यस, -2, 0, ठीक है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है जी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये लाइंस जो हैं ये जा रही हैं, ठीक है। ये फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस है जिसका कि इंटरसेक्शन पॉइंट है -2, 0, ठीक है। अब मेरे पास यहां पे कहीं ओरिजिन है 0, 0, ठीक है। अब मैं ये मुझसे कह रहा है कि मुझे वो लाइन चाहिए कि जो ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। अब ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, इसका मतलब ये कि मैं ओरिजिन से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं जो कि 5 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं अगर ओरिजिन से ये जो हमारी बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस हैं उनके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर डालने शुरू कर दूं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, एक मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, हो सकता है मैं इधर भी परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है। तो मुझे वो डिस्टेंस चाहिए। अब अगर मेरे पास ये परपेंडिकुलर यहां पे है, अगर आप जरा ध्यान से समझिएगा, अगर ये मेरे पास यहां पे परपेंडिकुलर डला है, ठीक है, ये लाइन तो आगे तक जा रही है, इस जगह पे परपेंडिकुलर जला है, तो ये जो अगर मैं ये ओ है और ये लेट्स से ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मैं ए बोल रहा हूं। तो ओ ए जो है इसका हाइपोटेन्यूज बन के आ जाएगा। और अगर ओ ए इसका हाइपोटेन्यूज बन के आ जाएगा, और अच्छा अगर हम वैसे देखें तो इनकी डिस्टेंस है सिर्फ 2 यूनिट यहां से ओ और ए की। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं वो 5 डिस्टेंस पे होना चाहिए, पर जबकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज मैक्सिमम 2 है। तो क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? कभी भी नहीं होगा ना ऐसा। तो इसका मतलब ऐसी आपको कोई सिचुएशन नहीं मिलेगी कि जहां पे ये हो पाए, मतलब ऐसी कोई लाइन नहीं होगी जो ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पे आपको मिले। तो यू विल हैव नो लाइन सिचुएटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2, 3। अब इसकी बात करें, मैक्सिमम डिस्टेंसेस इस पॉइंट 2, 3 से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो लाइन है उस वो क्या होगी, ये आपको बताना है। अब सोचो जरा, आपके लिए इनफाइनाइट लाइंस बना देता हूं, ठीक है। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट अभी भी -2, 0 ही है, और 2, 3 कोई पॉइंट है जहां से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो लाइन है उसकी हमको सिचुएशन चाहिए, ठीक है, उसकी इक्वेशन चाहिए। तो मैं अब इससे मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालने शुरू करूं, ये पॉइंट से यहां पे चले जाएगा और पे भी चला जाएगा, है ना। तो मान लीजिए ये दूसरी लाइन एक और बना देता हूं, उस पे भी परपेंडिकुलर डाल देता हूं। तो अब फिर से मैं ये देखूं कि मेरे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो ओ ए ही तो आ रही है, क्योंकि ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हर हालत में बन के आ रहा होगा। तो इसका मतलब वो कौन सी लाइन होगी जो यहां पे जो इसके परपेंडिकुलर होगी, ये वाली लाइन।
ये ही मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी। बोलिए जी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़ा सिंपल हो गया फिर तो। इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि -2, 0 से पास होती है, यानी कि इसका स्लोप निकाल लूं मैं तो मेरे को उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई इसका स्लोप? 3 - 0/2 -2, यानी कि 3/4। और तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है वो हो गया -4/3, यानी कि उसकी इक्वेशन हो गई y -0 = -4/3x+2। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई, इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया आपका। अब टाइप की बात हो रही है तो ये बेसिकली जो टाइप 1 पढ़ा कि उसका कन्वर्स है। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि L1 + λ L2 अगर आपके पास लाइन है तो वो हमेशा L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होगी। ये हम ऑलरेडी थोड़ा सा देख चुके हैं भाई। ओके जी, अब जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देखें। A, B, C are in AP. Find the point through which AX plus BY plus C equal to 0 always passes through. तो क्या कह रहा है ये? A B C AP में है, ठीक है जी। तो अगर A B C AP में है तो मैं क्या लिख लूं? 2B = A plus C। और या मैं इसको ऐसे लिख लूं A - 2B plus C = 0। अब ये और ये इनको कंपेयर कर दूं तो मेरे को पॉइंट मिल जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? बोले जी। टू बिल्कुल ठीक है, तो x = 1 और y = -2 मेरे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3 पॉइंट्स ऑन अ वेरिएबल लाइन ax plus by plus c = 0 vanishes, then the variable line always passes through what? सोचिए, यहां से ए से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला तो उसका लेंथ क्या होगा? AX1 प्लस BY1 प्लस C/√A² प्लस B²। x2 y2 से परपेंडिकुलर डाला तो वो बनेगा AX2 प्लस BY2 प्लस C/√A² प्लस B²। इससे परपेंडिकुलर डाला तो वो बनेगा AX3 प्लस BY3 प्लस C डिवाइडेड बाय √A² प्लस B²। ये तीनों के परपेंडिकुलर डल गए और कह रहा है इनका सम जो है वो वैनिश हो जाता है, यानी कि दैट सम इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन कहां से पास होती है? ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? A × x1 प्लस x2 प्लस x3, ये जाके दूसरी साइड में 0 हो चुके होंगे, ठीक है। प्लस B में होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड प्लस 3C = 0। और अगर मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सिचुएशन आ जाएगी, मैं यहीं पे कर देता हूं, इसको यहां से उड़ाता हूं और यहां से इसको कर देता हूं और इसको कर देता हूं। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दिख गया। तो क्योंकि AX प्लस BY, इसको x लिख दो, इसको y लिख दो, तो AX प्लस BY प्लस C = 0 हो गया। यानी कि, और ये किस चीज के कोऑर्डिनेट होते हैं? ये सेंट्रॉइड के। सेंट्रॉइड। तो आपके पास ये आंसर आ गया, G ऑफ ट्रायंगल ABC। टाइप 3 इज यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर आपको डायगोनल्स की
इक्वेशन निकालनी है तो कैसे यूज करेंगे, अगर हमारे पास पैरेललोग्राम की साइड्स दे रखी हैं तो आप देखेंगे ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और ये लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। तो डायगोनल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो मान लीजिए मुझे डायगोनल एसी की इक्वेशन लिखनी है, तो एसी के नीचे जो दो लाइन दिख रही है एक साइड में, मतलब एसी के एक साइड में, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस जो इधर दोनों दूसरी साइड में दे रखी है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डायगोनल एसी की कंडीशन आ जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे डायगोनल बीडी की लिखनी हो तो इसके दोनों साइड की ये इक्वेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, और फिर ये इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा बड़े आराम से। तो ये आएगा, वो आप सबको पता है। तो हम तो बेसिकली रिवीजन ही कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इस चीजों में डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम में आपने क्लास 10th में भी ये पढ़ा होता है कि किसी पॉइंट दे रखा है तो उसका एक्स एक्सिस पे अगर मुझे रिफ्लेक्शन देखना हो तो मैं वो निकाल सकता हूँ, ऐसे ही उसका वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन देखना हो तो वो निकाल सकता हूँ। ये अब आपको सबको पता है। लेकिन मैंने आपके सामने ये चीज रखी है कि मान लीजिए कुछ आपको ऐसा मिला कि एक रे जो है ए से चली सी पे पहुंची, और ऑफ कोर्स ये हमारे एक्स और वाई एक्सिस हैं, राइट। तो सी पे पहुंची, रिफ्लेक्ट हुई, डी पे पहुंची एक्स एक्सिस पे, वहां पे टकराई और वहां से वापस चली गई बी की तरफ। ठीक है, तो साइन से आपको क्लियर दिख रहा है। तो अब आपसे ये पूछे कि सी और डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या करेंगे। तो इसमें करना क्या है, आप इस ए का वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ले लें। ठीक है, कुछ ऐसा यहां पे आ जाएगा मान लेते हैं। फिर इस बी का एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ले लें, और फिर उसके बाद उनको ज्वाइन कर दें आप। ठीक है, ये मतलब मैं तो बड़ा गंदा सा ज्वाइन कर रहा हूं, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी ऑफ कोर्स। और जब ये स्ट्रेट लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन आप लिख पाएंगे, क्योंकि आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बी डैश बोल देता हूं मैं इसको, और इसको मैं ए डैश बोल देता हूं। तो ए डैश और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे, 2 पॉइंट फॉर्म मिल जाएंगी आपको इक्वेशन की, लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश की। उसको आप उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो डी मिल जाएगा, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो आपको सी मिल जाएगा। ठीक है जी। तो जल्दी से देखें क्या होगा जब मैं इसका ए डैश लिखने की कोशिश करूंगा, विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस। तो क्या होगा मेरा, -1,7 आ जाएगा। और जब मैं इसका लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10, अब इससे और इससे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिखेंगे जी, जरा जल्दी से बता दो मुझे। और इनफैक्ट आप लोग मुझे सी और डी के वैल्यू ही बता दो ना, क्या दिक्कत है। अब ए डैश बी डैश की लाइन की इक्वेशन तो हम लिख ही सकते। इक्वेशन क्या बनेगी, y -7 इज इक्वल टू -3, और -7 -10, और 10 -1 11 ओवर x + 1। अब इसका पॉइंट D यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 कर देते हैं तो मेरे पास -7 इक्वल टू -10/11 इंटू x + 1 ये आ जाएगा। तो क्या क्या आने वाले कोऑर्डिनेट, D के 67/10, 0 आ जाएगा। और जब मैं x 0 करूंगा तो मेरे को c का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0,67/11। भाई अगर आप लोगों के आ गए हैं तो आप मुझे कंफर्म कर दें। ठीक है, if a ray of light along x plus √3y equal to √3 gets reflected upon reaching x axis, then the equation of the reflected ray will be what, बताइए। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारे पास रे आई, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, इसकी इक्वेशन पूछ रहा है। ये हमारे पास लेट से L1 है और ये L2 है जी। ये हमारी L1 है, L2 की इक्वेशन पूछ रहा है। तो हमने जो अभी डिस्कस किया था उसके हिसाब से हमें कोई पॉइंट चाहिए, तो कैन वी थिंक ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन।
x अगर मैं 0 रख दूं तो y कितना आ जाएगा 1, तो 0,1 इस लाइन पे होगा, ठीक है। अब अगर 0,1 इस लाइन पे होगा, अच्छा, और अब ये लाइन जो है x एक्सिस को कट करेगी किस पॉइंट पे, y0 रख दूं तो √3,0 पे ये इसको कट कर रही है। अब मैं इसका रिफ्लेक्शन निकाल लेता हूं यहां पे, इस पॉइंट ए का लेट्स से रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास 0,-1, तो 0,-1 से ये जो लाइन है मेरे पास 2 पॉइंट मिल गए, इससे और इससे पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन मैं बड़ी आराम से लिख सकता हूं जी। तो y-0 इक्वल टू -1 -0 ओवर, ओके जी, 0 -√3 और x -√3, ये हमारी क्वेश्चन बन जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन दी आपके पास जो ऑप्शंस होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका जेई में पूछा गया 2013 में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप बड़ी तेजी से कर सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, आई एम श्योर ये सब आपको आइडिया है कि भाई क्या करते हैं हम ना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, हमारे पास ये हमारा ओरिजिन है 0,0, यहां पे कोई पॉइंट है लेट्स से एक्स वाई, और मैंने ओरिजिन को उठा के शिफ्ट कर दिया लेट्स से यहां पे, ठीक है जी, यहां पे मैंने शिफ्ट कर दिया लेट्स से A, B पे। तो अब मेरे जो पॉइंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो मेरे पास ये डिस्टेंस हो गई A और ये डिस्टेंस हो गई B। तो इस नए पॉइंट ओरिजिन AB के रेस्पेक्ट में मेरी जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा x-a, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y-b। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई होप ये सब आपको आता है। जल्दी से, बिल्कुल, मतलब सेकंड, क्या आंसर आएगा इसका 3, 4 का कोऑर्डिनेट जब ओरिजिन, तो 3 -1, -4 -2 है ना, ये बन जाएगा 2, -6 आपका आंसर। ये क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट टू विच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड सो दैट दिस इक्वेशन हैज नो 1 डिग्री टर्म, मतलब ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दो कि भाई इसके अंदर कोई 1 डिग्री की टर्म ही ना बचे। क्या करेंगे, एक्स को देखिए जी, अब आपने क्या करना है, इसको उठा के परफेक्ट स्क्वायर बनाओ जी, इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x² -2 इंटू 5/2x प्लस 5/2 होल स्क्वायर -5/2 होल स्क्वायर, और प्लस y² प्लस 2y, इसको बनाने के लिए +1 -1, और ये -5 इक्वल टू 0, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बन गया जी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x -5/2 का होल स्क्वायर प्लस y +1 का होल स्क्वायर, और आगे जो भी लिखा है मुझे इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं उसमें। तो अब अगर मैं इसको शिफ्ट कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। हाँ सर आ जाएंगे। हाँ सर, x इक्वल टू 5/2 है ना, -1। 5/2 -1 पे मैं शिफ्ट कर दूं, ठीक है जी। ऐसे आप इसको प्लीज हैंडल करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, तो उस ट्राइंगल के वर्टेक्स आपको दे रखे हैं और उसके बाद मैं ओरिजिन शिफ्ट कर दूं, तो उस ट्राइंगल के एरिया में कोई फर्क आएगा, बोलो। नो सर। नो सर। नहीं आएगा ना, तो बस ये ध्यान रखिएगा, है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से एरिया ऑफ ट्राइंगल पे फर्क नहीं पड़ता, और स्लोप ऑफ लाइन भी सेम रहता है इवन आफ्टर चेंजिंग दी ओरिजिन, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे जी, ठीक। चलिए, वेरी गुड।
अच्छा, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर कर दें तो हमारे पास ये कंडीशन होती है जिसकी हेल्प से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, आई एम श्योर ये सब आपको आता होगा, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आता तो आप इसको नोट कर लें बड़े आराम से। स्ट्रेट लाइन का ये लास्ट पार्ट है ना, एंगल बाइसेक्टर। लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज इक्वल। यानी कि आपके पास दो लाइन दे रखी हैं, इनका बाइसेक्टर बना दूं, है ना, तो क्या होगा, हमारे को दो एंगल बाइसेक्टर मिल जाते हैं, एक ये वाला मिल जाता है और एक ये वाला मिल जाता है। अगर मैं हम कह रहे हैं कि ऐसा लोकस ऑफ अ पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट जिसका कि यहां से और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, सेम वे हम यहां से भी और यहां से भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो डिस्टेंस सेम हो, तो आपके पास एंगल बाइसेक्टर मिल जाता है जी। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर लिखने का तरीका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रीराइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस विद सेम साइन ऑफ एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, यानी कि आपकी जो कांस्टेंट टर्म है उसके साइन सेम कर लेना, वो मत भूलना। और फिर इसकी जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है वो बिल्कुल सिंपल है, परपेंडिकुलर की एक तरीके से आपके सामने लिखी हुई है और एक प्लस माइनस साइन दे रखा है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, तो अगर आपने ये दोनों लिख दिए तो इसमें प्लस वाला साइन वाला जो है वो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर होता है। और फिर एक और कभी ये बात होती है, टू फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, उसके लिए हम क्या कंडीशन यूज करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2। ये कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके हमें पता चल जाएगा कि भाई ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो नेगेटिव साइन वाला, यानी कि जो इसका साइन है ये पॉजिटिव साइन है, तो इसके अपोजिट साइड वाला साइन वाला जो चीज है वो एंगल बाइसेक्टर, वो आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। ये ध्यान रखना, साइन अपोजिट होने, अगर ये चीज नेगेटिव आ गई तो पॉजिटिव साइन वाला आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, कि अपोजिट साइंस आर गिविंग अस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, आई होप यू ऑल नो दिस। ये पॉइंट थोड़ा सा कभी कभी यूज हो जाता है। इफ गिवन लाइंस हुज एंगल बाइसेक्टर आर टू बी फाउंड आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, और अगर एक्स एक्सिस से इक्वल इंक्लाइंड है तो इसका मतलब होता है सम ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, वो दो लाइन के स्लोप्स अगर सम अगर वो जीरो है तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों लाइन जो है इक्वल इंक्लाइंड विद दी एक्स एक्सिस है। उस केस में जो उनके एंगल बाइसेक्टर होंगे वो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होंगे, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कभी कभी इस पॉइंट को यूज कर दिया जाता है, तो इसको आप अगर नोट किया हुआ है, आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज यू नोट दिस। जो चीज हमने डिस्कस करी उससे आप जरा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस जरा आप फटाफट रिवीजन मार के मुझे बता दो जी, क्या आएगा। ठीक है, दोनों के सबसे पहले काम क्या करना है, दोनों के कांस्टेंट टर्म को एक जैसी में लिख लेना है ना। तो हम क्या लिख लें इसको, -2x, ओके, -y+3 इक्वल टू 0, और ये हो गई हमारी x+y+8 इक्वल टू 0। अब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आप लिख दीजिए जी। क्या हो जाएगी, -2x -y+3 डिवाइडेड बाई -2 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, फर्क पड़ता नहीं है साइन का इसमें, तो प्लस माइनस x+y+8 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है जी, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर
के लिए, अच्छा पहले तो कंटेनिंग द ओरिजिन के लिए तो पॉजिटिव साइन वाला आपको दे देगा। अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव साइन वाला लूंगा तो वो क्या देगा, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। दूसरा, अब मैं A1 A2 प्लस B1 B2 निकाल लूं जी, जल्दी से बताएंगे कोई मुझे पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल देख लिया कि भाई A1 A2 प्लस B1 B2 जो है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, लेस देन 0 है, बस इतना ही देखना है अपन को। अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा हमारे पास, नेग प्लस साइन वाला जो है हमारा आंसर होगा, है ना, क्योंकि वही बात हुई थी, अपोजिट साइन वाला हमें रिक्वायर्ड आंसर दे देता। तो ये सिचुएशन जी बन गई हमारे पास। तो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन स्ट्रेट लाइन। Yes, sir. तो ये 2-4 क्वेश्चंस और हैं जिनको आप एज अ होमवर्क करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइस, ठीक है, ये हो गया। और आगे चलें तो जरा, ये हो गया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो एक्चुअली में आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। इस क्वेश्चन को आप, ये अगर बिल्कुल ऐसे ही आया है जहां से मुझे मिला है, मैंने जहां से देखा है वहां पे अगर ये स्टेटमेंट दिया था ना, तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन देख के ही आंसर दे सकते हो। पढ़ना, फिर भी आप सॉल्व करने की कोशिश करना कि ये सब क्या है, ये चीज ट्रू हो रही है कि नहीं है, ठीक है। पर अदरवाइज यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस एट ऑल। स्क्रीनशॉट आई एम श्योर आप ले रहे होगे। And I think that's all we have. Next time we will discuss circle. Okay, sir.